राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है समझौता। निशा, अमिता और मधु एक ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करती थीं। तीनों ही अच्छी पोस्ट पर थीं, लेकिन उन पर काम का लोड इतना ज़्यादा रहता था कि वे बहुत थक जाती थीं। आज तीनों लंच टाइम में ऑफिस की कैंटीन में बैठी हुई थीं और तीनों ने लंच का ऑर्डर दिया। फिर उन तीनों के बीच में बातचीत शुरू हुई। निशा बोली, इतना काम, हे भगवान, कभी कभी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाऊं। तभी अमिता ने कहा, हाँ यार, मेरे घर वाले भी शादी के लिए जोर डाल रहे हैं, लेकिन नौकरी की व्यवस्था में कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। फिर अमिता ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, यार मधु, तेरा ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और शादी के बाद के झंझटों से मुक्त रहो। फिर मधु ने जवाब दिया, हाँ यार, मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों को पालो और नौकरी को हाशिए पर रख दो। अरे, इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? तभी मधु की बात को बीच में काटते हुए अमिता ने पूछा, और कैसा चल रहा है तेरा अभिषेक के साथ? मधु हंसते हुए बोली, बहुत बढ़िया। जरूरत पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन कोई बंधन भी नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले। तभी निशा बोली, कौन कहता है कि शादी बंधन है? बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की जरूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया, मधु खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में निशा मुस्कुराने लगी, क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पत्नी अपने से कामयाब पति को पचा सकती है, तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं पचा सकता? आज के समय की यही जरूरत है, कहकर कॉफी का प्याला मेज पर रखकर निशा उठ खड़ी हुई। साथ ही अमिता और मधु भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां एक ही बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े बड़े ओहदे पर थीं। लंच के समय तीनों एक दूसरे से मिलती थीं। तीनों सहेलियों की उम्र लगभग 32 पार कर चुकी थी। अमिता अभी तक अविवाहित थी। मधु एक युवक अभिषेक के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी और निशा ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का एक बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थीं, लेकिन सब कुछ है पर कुछ कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। अमिता जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आया देखकर माँ बोली, बेटी, आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बड़ी बात नहीं थी, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतजार करना ठीक नहीं समझा। उसके घर में उसके भाई, भाभी, पापा, मम्मी और छोटी बहन सब थे, लेकिन किसी ने भी उसका खाने पर इंतजार नहीं किया। लेकिन अगर भाई देर से आए तो उसके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर सब इतना भेदभाव क्यों करते हैं? अगर भाई कमाता है तो वह भी तो अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में खर्च करती है। दुखी मन से माँ की तरफ देखे बिना अमिता अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ और ना में जवाब देती रही। फिर अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर बहुत थका हुआ था, लेकिन दिल के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग पर अकेले लेटे हुए उसका मन टूट रहा था। रिश्ते तो कई आते हैं पर तय हो ही नहीं पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता, और दोनों ही स्थितियां अमिता को स्वीकार नहीं थीं और इस कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे मधु जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा और स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। इधर मधु अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। अभिषेक कहाँ होगा, यह सोचकर उसने अभिषेक को मोबाइल पर फ़ोन लगाया और बोली, अभिषेक, कहाँ हो तुम? बदले में अभिषेक ने जवाब दिया, मधु,
मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊँगा। कल रविवार है तो कल मिलते हैं। ऐसा कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अभिषेक साथ हो या न हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों उसके जहन में हमेशा तैरता रहता है। यूँ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ, ठगा हुआ सा महसूस करती थी। जब तक विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा लेती थी। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक और बच्चों का दबाव होता है, इसीलिए निभाने ही पड़ते हैं। लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद ही खोखली है, तो वो तो कभी भी टूट सकते हैं। और उसके बाद ऐसा सोचने से भी मधु घबरा जाती थी। मधु ने सुबह का रखा हुआ पोहा खाया और थोड़ा सा दूध पिया, फिर कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। अभिषेक लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है, पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। और सच तो यह है कि अभिषेक यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार ना हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वह कैसे निभा पाएगी। लेकिन जब वह अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। स्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से ही मिलती है। उसके अभिषेक के साथ लाख मधुर संबंध हैं, लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। उसे हक से अपने पास रहने के लिए नहीं कह सकती। उसका जहाँ दिल चाहेगा वह वहाँ जाएगा। आज उसका मन था कि अभिषेक उसके पास हो, लेकिन वह उसे इस बात के लिए भी नहीं कह सकती थी। यह सब सोचते सोचते मधु गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। निशा घर पहुंची तो गगन बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला गया और बोला, बहुत देर हो गई आज। तब निशा ने कहा, हाँ आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था, इसीलिए देर हो गई। तब गगन ने कहा, तो कम से कम एक फ़ोन तो कर देती। और मैंने फ़ोन किया तो उसका भी तुमने रिप्लाई नहीं किया। फिर निशा मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना ऑफिस में ज़रूरी काम था, इसीलिए फ़ोन को मैं अटेंड नहीं कर पाई। और तुम हर बात का इशू क्यों बना लेते हो। गगन हैरानी से निशा को देखता रह गया और फिर दोनों अंदर आ गए। गगन बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मेज पर खाना लगा हुआ था। मेड खाना बनाकर टेबल पर लगा कर गई थी। चलो खाना खा लो, निशा बोली तो गगन मेज पर आकर बैठ गया। डोंगे का ढक्कन हटाती हुई निशा बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजन बहुत अच्छा बनाती है। गगन चुपचाप खाना खाता रहा। निशा उसकी नाराजगी समझ रही थी। आज शनिवार था और शनिवार को वह 5 साढ़े 5 तक घर आ जाती थी, लेकिन आज 9 बज रहे थे और टेबल पर फिल्म की टिकट रखी हुई थी, जिससे पता चलता है कि गगन शाम की मूवी की टिकट लाया था, जो शाम उसकी वजह से बेकार हो गई। एक बार मन किया कि मान मनोहार करे, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि गगन से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना खत्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। गगन सो गया था। आंखों को कोहनी से ढके निशा का मन कर रहा था कि वह गगन को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे गगन उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय उसकी मामी ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ निशा बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी एक लेक्चरर के साथ आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना और वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात निशा के जहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसे योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे, इसलिए भी निशा को शादी की जल्दी थी। एक तो इस लड़के की नौकरी स्थानीय थी और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यह सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उनकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना मायने नहीं रखता, और इस तरह से गगन से उसका विवाह हो गया था।
शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्ते में खिंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यवस्थाएं, सभी कुछ गगन के मुकाबले ऊंची और अलग थीं, और यह बात निशा के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। गगन उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। निशा सोच रही थी कि काश उसके विवाह करने में जल्दबाजी न की होती तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा अमिता और मधु का जीवन है, जो खुश तो हैं। गगन उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहंकार को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते निशा सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजिन, धोबिन, मेहरी सब काम करके जा चुके थे और आया आर्यन की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप गगन को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मधु थी। निशा चाय पीते हुए मधु से बात करने लगी। तभी मधु ने निशा से कहा, निशा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? मधु की आवाज़ उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया मधु? निशा चिंतित स्वर में बोली। बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर निशा उठ खड़ी हुई। गगन सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और गगन से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। मधु के फ्लैट में निशा पहुंची तो वह उसका ही इंतजार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो देखा मधु सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियों पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को अभिषेक और मधु दोनों ही ऊंचे ओहदे पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। उसका घर देखकर निशा मन ही मन सोचने लगी कि क्या हाल है घर का, और मुझे तो घर की जरा भी फिक्र नहीं होती। मैं कभी भी घर जाऊं, घर एकदम साफ सुथरा मिलता है। मुझे तो कभी किसी चीज़ की टेंशन नहीं हुई कि कोई काम कैसे होगा। सब काम गगन कितनी आसानी से कर लेते हैं। तभी वह मधु के सिर पर हाथ रखती हुई बोली, क्या हुआ मधु? अभिषेक कहाँ है? मधु ने जवाब दिया, वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर गया है, और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए मधु की आवाज़ भर्रा गई। निशा के दिल में कुछ कसक सा गया। यहाँ मधु इसलिए दुखी है कि अभिषेक कल से लौटा नहीं और उसके पास गगन के लिए समय नहीं है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक अभिषेक लौट आएगा। निशा बोली, चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है निशा, मधु बोली। अभिषेक का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की भी हो। बोलते बोलते मधु की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं। क्या कहती? मधु थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं है जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वह अपने फैसले के लिए आज़ाद है निशा। और निशा की बाँह पकड़कर मधु बोली, यार तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। पर मेरे और अभिषेक के रिश्ते का क्या है? कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे? आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है? एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क नहीं है निशा। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ावस्था की। और जब यह गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूंगी? कहकर मधु रोने लगी। गगन तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन तेरे जीवन में शांति उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते मधु बोली, मेरे पास क्या है? अभिषेक का मन होगा तब तक वह मेरे साथ रहेगा, फिर उसके बाद? निशा हतप्रभ सी मधु को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे। भविष्य की चिंता थी, लेकिन क्यों? मधु खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आज़ाद ख्याल जीवन की हिमायती मधु के मन में भी अभिषेक के खो जाने का डर है।
जीवन में अकेले रह जाने का डर है। अभिषेक के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह निशा के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी बारे में सोचती ही नहीं। बस गगन का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है और इस बात से वह दुखी होती रहती है। अभिषेक कहीं नहीं जाएगा मधु, आ जाएगा रात तक, तुम्हारा भ्रम है यह। वह मधु को दिलासा देती हुई बोली और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को उसने मधु से कहा कि तुम मेरे घर चलो, लेकिन मधु ने मना कर दिया। उसके बाद जब निशा घर पहुंची तो घर पर अमिता को अपना इंतजार करते पाया। अरे अमिता, इस समय तुम कैसे आई? तुमसे बात करने का मन कर रहा था सो आ गई। गगन जी ने बताया कि तू मधु के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतजार करने को कहकर वह कुछ सामान लेने चले गए। एक पल चुप रहने के बाद अमिता बोली, गगन जी बता रहे थे कि मधु की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ है उसे? अरे कुछ नहीं, वह अपने और अभिषेक के रिश्ते को लेकर कुछ अपसेट सी है। निशा सोफे पर बैठते हुए बोली। मधु को अभिषेक पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन मधु उससे पूछती क्यों नहीं? अमिता गुस्से में आकर बोली। किस बिना पर अमिता? आखिर लिव इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहें, वरना अलग होने के लिए वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। फिर निशा ने अमिता से पूछा, खैर यह सब छोड़ और तू सुना, तेरा कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान सी थी। घर में रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है। सब बातें तो ठीक हैं, पर लड़का बेंगलोर में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते हैं कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं उस लड़के के लिए रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा तूने? निशा बोली। सोचा तो था कि मना कर दूंगी। अमिता खिसक कर निशा के पास बैठती हुई बोली, लेकिन मधु के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दूं। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, पीछे मुड़ने का, देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं? पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गईं। तूने सही समय पर सही निर्णय लिया है निशा। सभी को कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। अब मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और मधु को भविष्य की असुरक्षा है, लेकिन तेरे पास सब कुछ है। गगन जी तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य भी नहीं होती थीं, तो उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही हैं कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतजार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बूढ़ों की देखभाल हो सके, अपने से लड़का कुछ कम योग्य भी हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, आज ऊंचे ओहदे पर कार्य कर रही है। तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत है क्या? यह कहकर अमिता उठ खड़ी हुई। निशा जब अमिता को बाहर छोड़कर आई तो ध्यान आया कि गगन तो बाजार गए हुए हैं और उन्हें काफ़ी देर हो गई है, अभी तक वह आई ही नहीं। आज गगन के लिए निशा के मन में अंदर से चिंता हो रही थी। तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फदा गगन दरवाजे पर खड़ा था। अरे, आप इतना सारा सामान ले आए? निशा सामान के कुछ पैकेट उसके हाथों से पकड़ते हुए बोली। बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रही थी। निशा के स्वर की कोमलता से गगन चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। निशा भी उसके पीछे पीछे आ गई। गगन, पीछे से उसके गले में बाहें डालती हुई निशा बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव पर और हरकत से गगन हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? निशा इठलाती हुई बोली। हर समय गुस्से में रहते हो। ये नहीं है कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह निशा बोली।
तो उसकी इस हरकत पर गगन खिलखिलाकर हंस पड़ा। निशा उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ़ कर दो गगन। निशा, इसमें माफ़ी की क्या बात है? मेरे लिए तुम, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी काम में व्यवस्था, तुम्हारा रुतबा, सभी कुछ गर्व का विषय है। लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी ज़िंदगी से दरकिनार कर देती हो तो दुख होता है। निशा बोली, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मान अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर निशा गगन से लिपट गई। गगन ने भी एक पति के आत्मविश्वास से निशा को अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, यह सही है कि आज के समाज में लड़कियां बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होती जा रही हैं, जिसकी वजह से उनकी शादी को लेकर मान्यताएं बदल रही हैं। लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें उनका जीवन साथी उनसे ज़्यादा कमाने वाला मिले, या फिर कुछ लड़कियां जीवन में आगे समझौता नहीं करना चाहती, इसीलिए वह लिव इन रिलेशन में रहने लगती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी शादीशुदा लड़कियां ही अपने जीवन में ज़्यादा सुखी रहती हैं। चाहे जीवन साथी उससे ज़्यादा कमाता हो या कम, उन दोनों के बीच में विश्वास और प्यार होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।